पर चर्चा करेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूरे अंक के साथ आ सकता है। साथ ही आज मैं आपके संधि और समाज को हल करने के लिए ऐसे जादुई ट्रिक बताऊंगा जिससे आप मुश्किल से मुश्किल सर लेंगे। तो चलिए तैयारी करते हैं। परीक्षा की तैयारी पूरी ईमानदारी से करना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे मुझे और भी अच्छी वीडियो बनाने की रुचि तथा प्रोत्साहन मिलता है और आपसे कोई भी जरूरी क्लास मिस ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विकल्प है तो इनको आप कहाँ से निकाल सकते हो। तो सबसे सरल और सबसे भरोसेमंद परीक्षा अध्ययन है जो है जिसमें से आप संपूर्ण विकल्प सोल्व कर लो। जैसे कि उसमें व्याकरण से लगाकर पाठ्य पुस्तक से लगाकर आप पट्टिक में से जितने भी सही विकल्प में क्वेश्चन है वो सारे आप याद कर लो जो परीक्षा अध्ययन में है, क्योंकि सारे इसी से आते हैं लगभग। और दूसरा रिक्त स्थान में भी आप परीक्षा अध्ययन में जहाँ जहाँ पे दे रखे हैं, जितने दे रखे हैं उतने सारे आप सोल्व कर लो। इसके साथ सही जोड़ी में भी आप परीक्षा अध्ययन से ही कर लो, क्योंकि सबसे अच्छी बुक भी यही है और इसमें 90% आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए आप सही जोड़ी भी परीक्षा अध्ययन से सभी सोल्व कर लेना और सही गलत वाले वर्ड भी आप देख लेना जो कि व्याकरण से है। ये नहीं कि आप सिर्फ जो पेपर दे रखा है परीक्षा अध्ययन में सिर्फ वही सोल्व करो, आप पूरे सीरीज में जितने भी है सारे सही और गलत विकल्प आप देख लेना ताकि कोई सा क्वेश्चन छूटे ना आपको एग्जाम में। अपठित तो आपको करना ही करना है, पूरे के पूरे करना है, क्योंकि इनमें से एक अपठित गद्यांश में एक ना एक तो बैठ ही जाता है। बैठने के 100% है, लिख के ले लो आप 100% आएगा ना आएगा। ठीक है, इसके साथ ही हम एक वाक्य में उत्तर देख लेंगे, क्योंकि ये मैंने ही परीक्षा अध्ययन से ही निकाले थे। और परीक्षा अध्ययन से इसलिए निकालते एक वाक्य में उत्तर वाले, क्योंकि किसी बच्चे के पास कभी बाई चांस हो ना सीरीज नहीं हो पाती है किसी के पास, तो ये मेरे वीडियो के लिंक में जाके वहाँ पे से मैं PDF अपलोड कर दूँ, वहाँ से डाउनलोड करें और प्रिंट निकलवा लें। तो ये सारे एक परीक्षा अध्ययन से निकाल रखे हैं तो इनमें आप देख लीजिएगा। इसका हमने क्वेश्चन भी लिखा है, उत्तर भी लिखा है और हिंदी में इसका अर्थ भी लिखा है ताकि समझना और भी आसान हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ 30-40 के समथिंग क्वेश्चन है। तो ये आप हमारे जो YouTube चैनल है इसके लिंक पे जाके आप ये PDF पा सकें। फीचर के इंस्टीट्यूट में हमारी कोशिश है कि आप संस्कृत को रटे नहीं बल्कि उसके पीछे का लॉजिक समझें। ठीक है, संधि के प्रकार हम संधि की ओर चलते हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि मुख्य रूप से संधि 3 प्रकार की होती है। जिसमें से स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होती है। और इनका हम आसान शब्दों में समझे तो जब स्वर का स्वर से मेल हो तो वह स्वर संधि होती है। क्या बोलते हैं कि जब स्वर का स्वर से मेल हो तो जो स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार व्यंजन संधि में जब व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल हो। अब व्यंजन संधि में ऐसा है या तो व्यंजन स्वर का व्यंजन स्वर से ही मेल हो या फिर व्यंजन और स्वर का मेल हो तो वहां पे व्यंजन संधि ही आएगी। और विसर्ग संधि में जब हलंत आता है। हम संधि स्टार्ट करने से पहले आप यदि चैनल पे नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही और आसान जी। क्या अभी तो ये संस्कृत विषय ही, अभी तो हमारे 6-5 विषय और है जिन पे वीडियो आने वाली है। और यह वीडियो आपको MP बोर्ड में 100% में से 90% मार्क्स लाने के लिए महत्वपूर्ण है। और ये कम से कम हर विषय की 2 से 3 वीडियो बनेगी सिर्फ, और सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होगी। सिर्फ आप ये मेरे वीडियो पढ़ के जाना।
इसके अलावा यदि आप नहीं भी पढ़ोगे तो आप आराम से पास हो सकते हो। तो ठीक है, हम संधि की ओर चलते हैं। तो स्वर संधि में जब दो, क्या कहते हैं कि जब दो स्वरों के मिलने से विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। आसान भाषा में कहे तो दो स्वर, जैसे कि स्वरों का स्वरों से ही मिलन होता है तो वहाँ पे स्वर संधि होती है। इसके मुख्य 5 भेद है, जैसे कि पहला है ए है दीर्घ संधि, जिसका नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि जब दो समान स्वर, क्या कहता है, जब दो समान स्वर मिलते हैं तो वे दीर्घ दीर्घ यानी बड़े हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने देख रखा है विद्यार्थी, जो शब्द हमने लिया था विद्यार्थी करके, उसका संधि विच्छेद किया है विद्या प्लस अर्थी, अर्थात यहाँ पे दोनों तरफ स्वर्ग ही आ रहे हैं, विद्या और अर्थी। ठीक है, तो इसमें आ का उच्चारण हुआ है। इसी के साथ ग्रीस संधि विच्छेद, गिरी प्लस इस, ये हमारा शब्द है, ये याद रखने की ट्रिक। इसका प्रयोग वहां होता है जहां शब्द के या ई की ध्वनि आए बीच में, तो वहां पे कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि। इसी के साथ हम बी संधि की ओर चलते हैं, जहाँ पे गुण संधि। इसका नियम कहता है यदि अ या आ के बाद ई उ या ऋषि आए, जैसे कि एग्जाम्पल उदाहरण देखते हैं, गणेश, गण प्लस इस, तो इसमें आया है अ ई ए, एक मात्रा है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल सूर्योदय का है, सूर्य प्लस उदय, इसमें आ उ ओ, इसमें भी एक मात्रा आई है। प्रयोग जहां शब्द के ऊपर एक छोटी मात्रा दिखे, यहाँ पे ये एग्जाम, यानी कि इसलिए मैं बोल रहा कि जिसको यदि संधि विच्छेद नहीं करते आता हो तो वो शब्द को देख के ही उसको पहचान सके कि किस प्रकार हम उस संधि को जाने, उस वर्ड से या उस शब्द से कि वह कौन सी संधि है। तो उसके आसान और भी आसान मैंने बनाने के लिए उनका प्रयोग भी बता दिया, जहाँ शब्द के ऊपर एक छोटी मात्रा दिखे, जैसे कि गणेश के ऊपर देख लीजिए एक है, एक ही मात्रा है। ठीक है, इसी प्रकार आप जितने भी गुण संधि के जो भी शब्द आएंगे वो सारे के सारे इसी प्रकार एक मात्रा आएगी उनके ऊपर, क्योंकि हमने हमारे आगे जो वीडियो में हमने सारे इनके एग्जाम्पल दे रखे हैं और उनकी में संधि भी लिख रखी है। ठीक है, उसी के साथ हम संधि सी की ओर चलते हैं, जिसको वर्धी संधि कहते हैं। इसका नियम कहता है कि यदि अ या आ के बाद, क्या कहता है कि यदि अ या आ के बाद ए या ओ आए तो उसे क्या कहते हैं? वृद्धि संधि कहते हैं। उदाहरण के ममेव, ममेव, इसका आसान भाषा में यानी कि सरल भाषा में समझा जाए तो अ ए यानी दो मात्राएं हैं, यानी कि और भी अपन सरल समझे तो गुण संधि में एक मात्रा आती है और वृद्धि संधि में दो। तो किसी भी शब्द के ऊपर दो मात्रा दिखे तो समझ लो वह वृद्धि संधि है। ठीक है, उसके दूसरा एग्जाम्पल देखो, महा औषधि, महाऔषधि पढ़ेंगे तो इसमें देखिए हो के ऊपर डबल मात्रा, दो मात्रा लगा रखी है।
ठीक है। इसका प्रयोग देखेंगे तो जहाँ शब्द के ऊपर दो चोटी दिखे यानी दो मात्राएं दिखे तो वह वृद्धि संधि होता है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारे संधि डी है, डी संधि हमारी यण संधि है। ठीक है, इसका नियम कहते हैं यदि अ या आ के बाद ए या ओ आए, क्या बोलता है कि यदि अ या आ के बाद ए या ओ आए, एग्जाम्पल उदाहरण प्रत्येक ए ए ए ये, ठीक है, इसको समझने के पहचानने के लिए। ठीक है, इसी के साथ दूसरा भी हमारा जो है उदाहरण, ठीक है, इसका हम प्रयोग देखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो प्रयोग में क्या है, शब्द के बीच में या य या व से पहले आधा अक्षर जरूर होगा, यानी कि यह यानी जो फर्स्ट जो पहला अक्षर है उसके बाद में या जो पहले अक्षर के बाद में आधा अक्षर आए तो वहाँ पे यण संधि हो जाती है। ठीक है, इसी के साथ हम इसके 5 स्वर संधि के 5वें और लास्ट संधि देखते हैं जिसको अयादी संधि कहते हैं। इसका नियम कहता है यदि ए ओ या ओ के बाद कोई स्वर आए, यानी कि जो मात्राएं आई थी जो एक मात्रा और दो मात्रा थी उनके बाद कोई स्वर आए, जैसे कि नयनम, इसको हम संस्कृत में नयनम बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे कि नयनम में ए आया है, ऐ आया है, तो इसीलिए हम इसे अयादी संधि देखेंगे। ठीक है, इसके प्रयोग कैसे करेंगे, इस शब्द के बीच में य या व की ध्वनि सुनाई दो। क्या कहता है कि यदि शब्द के बीच में य या व की ध्वनि सुनाई दे तो इसमें ध्वनि देखो नयन, नयन, यानी य का आवाज आ रही है। ठीक है, और इसमें आ रहे पवन, पवन, तो इसमें व की ध्वनि आ रही है। ठीक है, इसलिए इसे ही अयादी संधि कहते हैं। इसमें और भी अच्छी ट्रिक समझ लो, देखा जाए तो क्या है जो भी मैंने लिख रखी है, शब्द के ऊपर कोई मात्रा, शब्द के ऊपर कोई मात्रा ए ओ नहीं होगी। क्या है कि शब्द के ऊपर कोई मात्रा ए ओ नहीं होगी और कोई आद्याक्षर भी नहीं होगा। ये इसका बहुत ही सटीक और बहुत आसान पहचानने योग्य शब्द है, वाक्य है, तो इसको आप याद रखना ताकि आप किसी भी प्रकार के कोई गलती ना करो एग्जाम में। बस सिर्फ आप इतना याद रखो कि अयादी संधि आएगी तो वहाँ पे क्या आएगा कि कोई भी मात्रा नहीं आएगी और ना कोई आधा अक्षर आएगा। ठीक है, इसी के साथ हम संधि की ओर बढ़ते हैं जो कि दूसरी संधि व्यंजन संधि है। इसका नियम क्या था, जब किसी व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से होता है, क्या कहता है कि इसका नियम स्वर व्यंजन संधि का स्वर में नियम क्या कहता है, जब किसी व्यंजन का मेल या तो व्यंजन से हो या स्वर से हो तो वह व्यंजन संधि ही कहलाती है। उदाहरण के लिए क्या है, यहाँ पे हमारे पास शब्द वागीश है, वागीश, तो वॉक, इसका संधि विच्छेद किया है वॉक प्लस ईस, तो कई गी, यानी इसमें स्वर भी आया, इसमें व्यंजन भी आया है और स्वर भी आया है। जैसे कि दूसरा उदाहरण देखेंगे हम सदाचार, सत प्लस आचार, तो क्या है आचार स्वर आ रखा है इसलिए इसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो इसका प्रयोग क्या है, शब्द के पहले पद के अंत में, क्या है, शब्द के पहले पद के अंत में हलंत का प्रयोग जरूर होगा। इसमें क्या है कि शब्द के अंत में यह हलंत का प्रयोग जरूर होगा तो वह व्यंजन संधि 100% व्यंजन संधि
संधि रहेगी। ठीक है, तो इसको और याद करने की ट्रिक क्या है कि वर्ग का पहला अक्षर क च ट त प अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है, ठीक है। हम इसी के साथ संधि की तीसरी और लास्ट संधि है ये, जिसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो यह क्या कहता है, जब नियम विसर्ग का हलंत से मेल किया जाए से किसी स्वर या व्यंजन से होता है। क्या है, जब विसर्ग में हलंत का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होता है, वहां पर विसर्ग संधि होती है। उदाहरण के लिए हम नमस्ते देखते हैं, इसमें हलंत आ रखा है और इसमें नम यानी व्यंजन से मेल भी हो रहा है, इसलिए इसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसका प्रयोग विच्छेद करते समय पहले पद के बाद विसर्ग में हलंत लगाया जाता है। इसमें क्या है कि संधि विच्छेद करने पर विसर्ग संधि में किसी भी शब्द को हम जब संधि विच्छेद करते हैं तो उसके पहला जो शब्द बनेगा उसके पीछे हम हलंत लगाते हैं। ठीक है, ट्रिक में क्या है, जब शब्द के बीच में ओ की मात्राएं आधा स या र ऊपर पर्वत की तरह दिखाई देगा। ठीक है, ये सारी संधियां आपको बहुत ही सटीक और सरल भाषा में मैंने आपको समझा दी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं ये PDF डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और जितने भी इसमें उदाहरण दे रखे हैं सारे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसकी मैंने तालिका बना रखी है जो संधि चार्ट की है। ठीक है, इनमें हमने क्या रखा है, शब्द एक तरफ दे रखे हैं। ठीक है, संधि विच्छेद किया है, संधि का नाम दे रखा है, याद रखने की ट्रिक भी है इसमें। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सारी संधियों के नाम और उनके संपूर्ण उदाहरण दे रखे हैं। तो आप इन सारे उदाहरण को याद करना, या आप इस वीडियो से आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर मेरे जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहाँ पे आप डायरेक्टली जाके मैं ये PDF डाल दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ये सारे के सारे बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हमेशा ही आते हैं। ये 24 है सारे वर्ड, तो आप ये एक बार देख लो एग्ज़ाम से पहले, या तो आप एग्ज़ाम से 1 घंटे पहले आप ये सारे संधि को शब्दों को देख लो, तो इनमें से ही आपका आएगा। ठीक है, इसी के साथ आज के इस वीडियो में हमने बोर्ड एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे थे। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए हम समाज की ओर भी बढ़ते हैं, इसी वीडियो में हम समाज भी देख लेंगे। तो प्रमुख समाज के नियम एवं उदाहरण। तो पहला समास है हमारा अवयवी समास। ठीक है, इसका नियम कहता है इसका पहला शब्द अवयवी होता है। क्या कहते हैं कि इसका शब्द जो पहला शब्द है वह अवयवी होता है। उदाहरण के लिए उपकृष्णम, तो विग्रह इसके करेंगे तो कृष्णास्य समीपम, कृष्णा के पास। इसी का दूसरा उदाहरण देखें, यथाशक्ति, शक्ति अनंत किम, शक्ति के अनुसार। तो प्रयोग कैसे हुआ है इसका कि उपसर्ग के अर्थ के अनुसार शब्द का विच्छेद होता है। क्या कहते हैं, उपसर्ग किसको बोलते हैं, जो फर्स्ट में शब्द के पहले और दूसरे वाक्य में आते हैं तो उनके आधार पर विग्रह होता है इनका। ठीक है, इसी के साथ ट्रिक क्या है, शब्द की शुरुआत में उप यथा प्रति स निर अनु लगा होगा, यानी अवयवी भाव समाज को याद करने की यह बहुत ही सरल ट्रिक है।
क्या कहते हैं, शब्द की शुरुआत में जैसे कि यहाँ पे अप और यथा आया, वैसे ही यप यथा यत प्रति से नीर अनुलागा होगा, तो वह कौन सी संधि होगी, वह अवयवी भाव समास, अरे सॉरी, अवयवी भाव समास में संधि आ गई, अवयवी भाव समास होगा। ठीक है, इसी का हम दूसरा समास देखें जो कि तत्पुरुष समास है। इसमें क्या होता है कि उत्तर पद प्रदान होता है, उसमें प्रथम पद था, इसमें उत्तर पद है। तो इसका नियम कहता है कि इसमें उत्तर पद मुख्य होता है। जैसे इसमें जो अवयवी भाव समास में पहला शब्द मुख्य होता है, इसमें तत्पुरुष समास में क्या होता है कि इसमें लास्ट जो उत्तर पद होता है वो मुख्य होता है और बीच की विभक्ति गायब रहती है, और जो बीच में जो वर्ड रहता है, जो शब्द रहता है वह गायब रहता है। ठीक है, जैसे उदाहरण से समझेंगे हम। पहला है ग्रामगत, ग्रामगत जिसका विग्रह किया है, क्या किया है, ग्रामगत, ग्रामगत, जिसको आसान भाषा में देखेंगे हम, गाँव, गाँव को गया हुआ, गाँव को गया हुआ। ठीक है, इसके इसके दूसरा उदाहरण देखिए, बाणहत, बाणहत, बाणेन हत, ये इसका विग्रह हो जाएगा, जो बाण से मारा गया है, और ये तत्पुरुष है। ठीक है, इसी के साथ हम तीसरा भी वैसे ही आएगा। ठीक है, इसका प्रयोग हम देख लेते हैं कि विग्रह करते समय कारक किन्हीं चिन्हों, क्या बोल रहा है कि विग्रह करते समय कारक चिन्हों को से के लिए अधिक ही संस्कृत विभक्ति लगाते हैं। ठीक है, तो ट्रिक क्या करते हैं, शब्द का हिंदी अनुवाद करने पर बीच में का की को से शब्द आएंगे। मतलब शब्द का क्या शब्द का हिंदी अनुवाद करने पर क्या आएगा, का की को आएगा। इसके साथ ही हम कर्मधारय समास देखेंगे। जो विशेष यानी दोनों शब्द विशेष होते हैं, नियम क्या कहते हैं, यदि अ या एक शब्द दूसरे की भी विशेषता बताता है। उदाहरण के लिए महापुरुष, महाचासो पुरुष, महान है जो पुरुष। इसके साथ ही दूसरा उदाहरण देखें, कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प, काला सांप, यानी दोनों शब्द इंपॉर्टेंट या विशेष है। ठीक है, तो इसका प्रयोग है दोनों शब्दों में, क्या कहते हैं कि दोनों शब्दों में समान विभक्ति होती है। विग्रह में अक्सर ईव या असो आता है। ठीक है, इसमें आसान से समझा जाए तो हम पढ़ने पर ही पता चलेगा कि दोनों जो शब्द है उसके विग्रह करेंगे तो दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, इसमें ट्रिक क्या कहती है कि पहले शब्द से प्रश्न पूछें कैसा है, अगर जवाब मिले तो कर्मधारय। जैसे महा ये एक प्रश्न है ये, ठीक। और पुरुष क्या है, वो बताने वाला, तो क्या है, महा क्या है, एक पुरुष है। ठीक है, ये प्लस पॉइंट है अपने लिए कि इन्होंने बहुत ही आसान शब्दों से कहा है कि जो शब्द में पहले शब्द से ही प्रश्न पूछे। ठीक है, तो ये उसके जो पहला शब्द का पहले शब्द से ही प्रश्न पूछे जाए तो वह कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। ठीक है, इसी के साथ हम द्विगु समास देखेंगे। द्विगु समास में क्या कहता है, संख्यावाचक होता है, यानी संख्यावाचक यानी 1 2 3 4 5 ऐसे संख्या होती है। ठीक है, इसका नियम क्या है कि पहला पद संख्या होता, कहता है कि पहला पद संख्या होती है और यह पूरे समूह की जानकारी देता है। उदाहरण के त्रिभुवनम यानी ये संख्या आ गई है, जो कि क्या बोलता है, अपन इधर अर्थ देखेंगे 3 भवनों का समूह। ठीक है, और दूसरा उदाहरण देखें पंचवटी यानी 5, इसमें अर्थ हम देखिएगा 5 है। ठीक है, ये इसको देखकर पहचानने के लिए बहुत ही आसान है कि हमें संख्यावाचक शब्द आएंगे तो समझ जाना कि वह कौन सा समास है, द्विगु समास। ठीक है,
इसका प्रयोग शब्द के षष्ठी विभक्ति में बदलकर अंत में समूह लगते हैं, यानी कि इसमें एक तो संख्यावाचक के साथ साथ इनके आखिरी में समूह भी आता है इनके वर्ड में, यानी इनके शब्दों में समूह भी विभक्ति जब करते हैं, या अरे सॉरी, हम जब इनका समास विग्रह करते हैं तो इनके लास्ट में क्या है, समूह लगता है। ठीक है, तो क्या शब्द की शुरुआत में गिनती जैसे कि द्वि त्रि पंच सप्त होगी तो वह द्विगु समास होगा। इसके साथ ही हम द्वंद्व समास देखेंगे। द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होता है। इसका नियम देख लेते हैं। नियम क्या कहता है कि जिसमें दोनों शब्दों के बीच और च का भाव होता है। इसमें क्या होता है कि दोनों शब्द में के बीच में और च का में भाव होता है, यानी कि हमारे सरल भाषा यानी हिंदी भाषा में और कहते हैं, और च संस्कृत में हम च को और के तुलनात्मक रखते हैं। ऐसे ही उदाहरण पितरों, तो पितरों में क्या है, माता च पिता च, यानी कि माता और पिता। देखिए अर्थ में हम देखेंगे माता और पिता। ठीक है, इसी के साथ ही क्या होता है कि राम लक्ष्मणों, राम च लक्ष्मण च, राम और लक्ष्मण। ठीक है, इनका प्रयोग क्या है, विग्रह करते समय हर शब्द के पीछे च लगा दिया जाता है। तो वहां पे क्या है कि हर शब्द के पीछे च लगा दिया जाता है तो वह द्वंद्व समास होता है। ट्रिक क्या है, कह रही है कि शब्द के अंत में ओ की मात्रा या जोड़े वाले शब्द होंगे। ओ की मात्रा, देखिए इसमें शब्द को समझने के लिए क्या कह रहा है कि शब्द के अंत में ओ की मात्रा होगी या फिर जोड़े में होगी। ठीक है, तो उसे क्या द्वंद्व समास हम कहेंगे या पहचानेंगे। ठीक है, इसी के साथ लास्ट समास हमारा बहुव्रीहि समास है। नियम क्या कहता है इसका कि जहां दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे भगवान या प्रसिद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करें। क्या कह रहे हैं, जहां दोनों शब्द मिलकर किसी विशेष या भगवान का या प्रसिद्ध व्यक्ति का की ओर इशारा करें। जैसे लंबोदर, लंबोदर, लंबोदर में हम देखेंगे लंबोदर हम किसको बोलते हैं, हम हर बच्चा ये तो जानता है कि हमारे ये श्री गणेश जी का नाम है। ठीक है, पीतंबर विष्णु के समास, यानी कि इसमें दोनों शब्द मिलके किसी विशेष या तो भगवान का आएगा या विशेष व्यक्ति का नाम आएगा। तो अभी तक तो एमपी बोर्ड में भगवानों का ही नाम आया, पीतंबर आया, लंबोदर, श्री गणेश आया, श्री गणेशाय नमः, जैसे कि आते हैं। और भी इसके कुछ उदाहरण हैं जो मैंने नीचे दे रखे हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो प्रत्येक विग्रह के इसके प्रयोग में क्या कहते हैं, समाय विग्रह के अंत में यश स, जिसका यह यश स लगाया जाता है। देखो ये स लगाया जाता है और यश से भी लगाया जाता है। इसका विग्रह करते हैं ना तो हम क्या है, यश से पहचानेंगे या स से पहचानेंगे, ये दोनों लगे रहते हैं तो वहाँ पे बहुविग्रह समास हो जाता है। तो क्या शब्द का अर्थ निकालने पर कोई भगवान या वीआईपी नाम सामने आता हो। बस आप तो इतना है, क्योंकि मैंने जितनी ट्रिक बताई है वो याद कर लेना बस, बाकी आपके पूरे समास चुटकियों में याद हो जाएंगे। ठीक है, जो समाज के हमने मास्टर चार्ट बना रखा है, जिसका हमने कव्यवी समास और सारे जितने भी समास हमारे 5-6 उनके सभी के हमने क्या शब्द दे रखे हैं, जो कि आपको इसलिए हमने देख रहे इसमें सारे शब्द आ रखे हैं। आप इसको डायरेक्टली आप पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से निकाल सकते हो और आप प्रिंट करवा के आराम से देख सकते हो। ठीक है, हमने एक तरफ शब्द देख रखा है, इसका समाय विग्रह कर रखा है और समास का नाम भी दे रखा है और इनका अर्थ भी दे रखा है, ताकि आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, जैसे तत्पुरुष समास के भी इसी प्रकार है। तो आप इनको या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इससे अच्छा है ना कि आप हमारे
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से लिंक टेलीग्राम चैनल पे जाके आराम से आप PDF डाउनलोड कर लो। और यह सारे इम्पोर्टेंट ही है। सॉरी, इसमें 5 2 बार आ गया था, तो ये छठा है हमारा। छठा समझ हमारा आज का यह वीडियो कंप्लीट हुआ। आप ये सारे PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से निकाल सकते हो। दोस्तों, यदि याद रखिए, फ्यूचर के इंस्टीट्यूट का मकसद आपके सिर्फ पढ़ाना नहीं बल्कि आपके टॉपर बनाना है। या फ्री नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें और रोजाना अपडेट के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।